आज हम 5th सेमेस्टर की सोशियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे नोट्स बनाए हैं मैंने कि आप सेम एज इट इज़, मैं डायरेक्ट समझा नहीं रही, मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं कि आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में ऐसा ही लिख के आओ, छोटा छोटा, लेकिन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हर पॉइंट पर, है ना। ऐसा बनाया है मैंने। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र का मतलब क्या है? तो जो समाज शास्त्र है, ठीक है, जो समाज शास्त्र है वो है क्या? ठीक है, जब हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा समाज था, उसने अपना माइंड चेंज किया। उसने जो पहले का कल्चर था उससे वो दूर हुए। उन्होंने एक सोच बनाई अपनी, है ना। समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझा, करके देखा। जब वो चेंजेस आए, उसी को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र यहाँ पे क्लियर हुआ समाजशास्त्र है क्या। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का समाजशास्त्र का उद्भव। अब उद्भव वर्ड से किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि समाजशास्त्र का उद्भव है क्या। तो समाजशास्त्र का उद्भव का मतलब है समाजशास्त्र पैदा कैसे हुआ उस, ठीक है। तो समाजशास्त्र 19वीं सदी में यूरोप में तेज सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। उसके दौरान एक वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझा यूरोप में 19वीं सदी में, है ना। यूरोप में राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और बौद्धिक स्तर पर कई बदलाव आए। इन्हीं का परिमाण समाजशास्त्र है। तो जो समाजशास्त्र है वो 19वीं सदी में यूरोप में तेज सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। उसके दौरान एक वैज्ञानिक तरीके से हमने उसे समझा, उसी को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। यूरोप में राजनीतिक चेंजेस भी आए थे। राजनीतिक मतलब कैसे चेंज आए होंगे कि पहले वहाँ के लैंडलॉर्ड की, राजाओं की चलती होगी। उसके बाद जब हमारी समाज के लोगों ने समझना स्टार्ट किया अपनी सोसाइटी को, तो राजनीतिक चेंज ही आए होंगे, आर्थिक चेंज भी आए और इंसान बौद्धिक चेंज, इंसान की सोच में भी चेंज आए होंगे। इन्हीं बदलाव को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अब समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारण क्या थे कि समाजशास्त्र पैदा हुआ, उसके कारण क्या थे? तो उसके हमने 5 कारण डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो पहला कारण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक, तो लोगों ने जब हमारी समाज को वैज्ञानिक तरीके से देखना शुरू किया, ठीक है, दृष्टिकोण किया, उसका विकास को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो लोगों ने धर्म और अंधविश्वास की जगह तर्क और विज्ञान को महत्व देना शुरू किया। इंसान धर्म और अंधविश्वास से हटने लग गए और उन्होंने विज्ञान और तर्क को महत्व देना शुरू कर दिया। इस वजह से एक प्रमुख कारण है हमारा समाजशास्त्र बनने का। ठीक है, सेकंड कारण क्या था? औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, नई मशीनें आई, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हुई, मजदूरी वर्ग का जन्म हुआ। पहले तो ये था कि लोग राजाओं के नीचे काम करते थे, है ना, लैंडलॉर्ड के नीचे काम करते थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो समाज की समस्याएं बढ़ी, नई मशीनें आई, फैक्ट्री आई, है ना, मजदूरी वर्ग का जन्म हुआ। तो समाज में जब वो राजाओं के नीचे काम कर रहे थे तो समस्या बढ़ी। तो एक बहुत बड़ा हाथ है मशीनों का आने का, फैक्ट्रियों का आने का और मजदूरी वर्ग का जन्म का सबसे बड़ा कारण है समाजशास्त्र बनने का। ठीक है, उसके बाद आता है शहरीकरण। शहरीकरण क्या हुआ? लोगों ने क्या किया, गांव से शहरों में पलायन किया। भीड़, गरीबी और अपराध जैसी समस्याएं, तो गरीबी बढ़ने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, अपराध होने लगे, है ना, और लोगों ने गांव से शहर में जाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से हमारा समाजशास्त्र स्टार्ट हुआ। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो लोग पहले की तरह राजाओं के नीचे काम कर रहे होते, मजदूरी कर रहे होते, गरीब ही रहते, राजा और अमीर बनते रहते, जो लैंडलॉर्ड थे वो और अमीर बनते रहते, इनसे फ्री में काम कराते रहते। ठीक है, उसके बाद आती है राजनीतिक क्रांतियाँ। तो राजनीतिक क्रांतियाँ इसमें क्यों बताई गई है? जैसे फ्रांसीसी क्रांति आई थी, फ्रांस में क्रांति चल रही थी, फ्रीडम के लिए लड़ाई चल रही थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया। जब
फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो लोगों को स्वतंत्रता समझ में आई, समानता समझ में आई और बंधुत्व समझ में आई। तो फिर लोगों को जब वो चीज़ समझ में आ रही है तो लोग वो चीज़ भी तो मांगेंगे, है ना। उनका ये विचार बढ़ावा दिया, उनके विचारों को ये चीज़ समझ में आई कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और बंधुत्व चाहिए। ठीक है, बंधुत्व का मतलब होता है कि हमारी सोच समझ, ठीक है, हमें भी अपनी सोच समझ से चलना चाहिए। बंधुत्व का मतलब ये है। फिफ्थ है नई सामाजिक समस्याओं का उदय। तो तो क्या था, बेरोजगारी, गरीबी, वर्ग संघर्ष, असमानता आदि। ठीक है, बहुत बड़ा रोल था कि लोग जब स्वतंत्रता समझने लग गए, समानता समझने लग गए, बंधुत्व समझ में लग गए, है ना, तो लोग फिर बेरोजगारी भी आई, है ना, गरीबी भी देखी लोगों ने, है ना, उसके बाद वर्ग संघर्ष भी देखा कि तुम ऊंची कास्ट के हो, हम नीची कास्ट के हैं। असमानता भी देखी, तुम काले गोरे हो, कोई साफ सुथरा रह रहा है, कोई गंदा रह रहा है। तो ये चीज़ देखी लोगों ने, है ना। ये बहुत बड़ी समस्याएं थी। इन समस्याओं को समझने के लिए एक नए विज्ञान की, है ना, आवश्यकता हुई। यही समाजशास्त्र है। ठीक है, हमारा समाजशास्त्र पैदा क्यों हुई, कारण क्या थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और अगर तुम ये सब लिखी आए पॉइंट तो 5 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। उसके बाद आती है इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के बौद्धिक स्रोत। ठीक है, समाजशास्त्र की जो सोच थी, है ना, तो उसका स्रोत कैसे हुआ, सोर्सेस कैसे हुई। तो समाजशास्त्र अचानक नहीं बना, यह कई बौद्धिक परंपराओं से विकसित हुआ, बहुत सोचों से, परंपराओं से विकसित हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें प्रबोधन युग। तो जो प्रबोधन युग है, इनलाइटमेंट, है ना, जो इनलाइटमेंट है, तो इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबोधन का मतलब क्या होता है, तो वो होती है ज्ञान देने की अवधि। ठीक है, इंसानों को ज्ञान मिला, ज्ञान शुरू हुआ, ज्ञान देने का कार्य शुरू हुआ, उसे हम प्रबोधन युग कहते हैं। जब इंसानों को ज्ञान मिलना शुरू हुआ, तो प्रबोधन युग जो था वो 17वीं से 18वीं शताब्दी यूरोप का ऐसा समय था जब लोगों ने तर्क, विज्ञान और मानव बुद्धि पर विकास करना शुरू किया। समझ में आ गई। तो लोगों ने जब अंधविश्वास से दूर हटे, विज्ञान को, मानव बुद्धि को, है ना, इन चीज़ों को महत्व देना शुरू किया, इन चीज़ों पर विश्वास करना शुरू किया, जब हमारा ये सोशियोलॉजी बनी। ठीक है, प्रबोधन युग का समाजशास्त्र में योगदान था। ठीक है, समाज को धार्मिक चमत्कार नहीं बल्कि तार्किक कारणों से समझने की प्रवर्तिक, ठीक है, ठीक है, प्रवर्तिति है, कुछ ऐसे ही है ना, वर्ड है, पढ़ लेना तुम, है ना। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और समानता पर जोर हुआ। वैज्ञानिक सोच और मानवीय प्रगति में विश्वास हुआ। सोच में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। ठीक है, और ये जो हमारे ये थे सोशोलॉजिस्ट, ऑगस्ट कॉमर्ट, ठीक है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारों ने समाजशास्त्र की नींव रखी। जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, इनके नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, तीनों नाम याद कर लेना। अगर आता है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसमें इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी लिखा हो और इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखा हो, तो इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ सोशियोलॉजी इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट इनलाइटमेंट, प्रबोधन युग, ठीक है, ज्ञान देने का जो था प्रक्रिया, उसे प्रबोधन युग बोलते हैं। अब इसका सेकंड टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन नहीं, इतिहास का, हाँ, दर्शन ही है, दर्शन। इसका अर्थ क्या है, इतिहास का दर्शन का अर्थ क्या है, तो अर्थ है इसका, इतिहास का दर्शन इतिहास की घटना के पीछे का कारण, नियम और विकास के चरणों को खोजना। ठीक है, तो उसमें इतिहास में क्या घटनाएं हुई,
ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या था जो सोशियोलॉजी बना, उसके नियम क्या थे, है ना, उसके विकास के चरणों को खोजा कैसे गया। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका था। ठीक है, समाज समय के साथ कैसे बदलता है इसका अध्ययन किया गया। ठीक है, इसका अध्ययन किया गया। इतिहास के माध्यम से सामाजिक संरचना और संरचना और सामाजिक परिवर्तन को समझा कि इतिहास के माध्यम में सामाजिक परिवर्तन कैसे लाएं उसको समझा। विको, मॉन्टेस्क्यू और कॉन्डोरसे ने विकास के चरणों और प्रगति की अवधारणा दी। तो इस चीज़ को तुम पढ़ लेना क्योंकि राइटर के नाम ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ तो मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस चीज़ को तुम वो मत करना, तुम नोट्स पढ़ लेना तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। राइटरों के नाम याद कर लेना क्योंकि राइटरों के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे फ़िलासफ़ी और इतिहास को किसने दर्शाया, राइटर का नाम दे दिया, उसमें से आपको पहचानना पड़ा, या फिर बता दिया कि इमरजेंसी किसने किया, है ना, कि पैदा होने में किसका हाथ था, तो उनके राइटरों के नाम याद कर लेना पीछे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा गया कि इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये शायद 5 मार्क्स का नहीं 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है, अब इसमें राजनीतिक इतिहास क्या था। ठीक है, तो राजनीतिक इतिहास यूरोप की उन घटनाओं को दर्शाता है जिसने समाज को नया रूप दिया। ठीक है, कुछ घटनाएं हुई जिसने समाज को नया रूप दिया। ठीक है, प्रमुख प्रभाव क्या था वहाँ का, क्या पड़ा था जब हमारी जो सोशियोलॉजी बनी थी। तो राजाओं के निरंकुश सत्ता का अंत। तो क्या हुआ, राजा, मैंने बताया था कि सबसे ये जो चीज़ है, ये चीज़ बनी, मैंने तो पता ये पढ़ा भी नहीं था राजाओं वाला पॉइंट, लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी कि पहले का क्या था, पहले हमारी हिस्ट्री में क्या होता था। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, राजाओं की सत्ता का अंत हो गया, नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। मतलब हमारे इंडिया भी पहला एक था, उसके बाद स्टेट डिवाइड हुई ना, जब लोगों ने मांग की तो वहाँ पे भी कुछ नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ, वहाँ पे भी स्टेट बनी, लोकतंत्र, है ना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, वहाँ पे असेंबलियाँ बनी, लोकतंत्र, अधिकार, निर्णय और विचारों का प्रसार हुआ, है ना। देखो, लोकतंत्र, असेंबली बनी, अधिकार मांगे गए, न्याय मांगे गए, ऐसे विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी एवं सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ी। इन परिवर्तनों ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की ज़रूरत को जन्म दिया, है ना। जब ये चीज़ें ख़त्म हुई, अच्छी चीज़ें हुई, तो इन चीज़ों ने भी समाज को एक वैज्ञानिक तरीके की ज़रूरत को जन्म दिया। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अर्ली सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, जो ये, हाँ, तो हम फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन के क्या क्या मूवमेंट हुए वहाँ पे। तो भारत और यूरोप दोनों में सुधार आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, बाल विवाह हुआ, बाल विवाह जो था उस पे सवाल उठे, जाति प्रथा कि आप ऊंची कास्ट हो, नीची कास्ट हो, है ना, लोग पढ़ने नहीं जाने देते थे राजा वगैरह कि हम ही पढ़े लिखे हैं और हमारी नीची वाली कास्ट वो नहीं पढ़नी चाहिए, जो है ना, अनपढ़ता थी, जैसी समस्याओं पर सवाल उठे, शिक्षा मिली, महिलाओं का अधिकार मिले, है ना, मानवाधिकार मिले, है ना, इंसान को खुद के अधिकार मिले, मतलब फ्रीडम मिली, है ना, समानता पर जोर बढ़ा, राज्य और समाज के बीच नए संबंध बने। ठीक है, पहले क्या था, जो था वो राज्य करती थी, राजा करते थे, जो उन्हें करना होता था, लेकिन जब समाज भी वोट देने लगी, नई चीज़ें बनी, उनके संबंध बने, तो
हमारे आंदोलन जो हुए वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, तो हमारी सोशियोलॉजी बनी। इन सुधार आंदोलन के समाजशास्त्र को लाभ क्या पड़ा? जो सुधार हुए आंदोलनों से उस पर समाजशास्त्र को लाभ क्या पड़ा? समाज को बदलने के लिए पहले उसे समझना ज़रूरी है। जो हमने पीछे समझा, एनलाइटमेंट आई थी कि लोगों को समझाया गया था। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? कि लोगों को ज्ञान दिया गया था कि आपको समाज कैसे बदलना है। तो समाज को बदलने के लिए पहले उसे समझना ज़रूरी है। इन सोच ने समाजशास्त्र को मजबूती दी। सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। ठीक है, अब इसमें लास्ट और थर्ड टॉपिक है क्रांतियाँ, जो वहाँ की रिवॉल्यूशन आई थी, और समाजशास्त्र। तो वहाँ की रिवॉल्यूशन, सबसे पहली रिवॉल्यूशन कौन सी थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1789 में आई थी। ठीक है, 1789 में आई थी। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो हमारी फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसके मुख्य नारे क्या थे? समानता, स्वतंत्रता और बौद्धित्व। ठीक है, तो समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, आज़ादी, और बौद्धित्व क्या था? तो मैं इसका मतलब बता दूं बौद्धित्व का, कि भाईचारा। ठीक है, भाईचारा था इसका, कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सब मिले हुए हैं। तो ये नारा, तीसरा नारा ये था। ठीक है, पहला दूसरा नारा तो इजी है, तीसरा नारा मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, भाईचारा। ठीक है, उसके बाद समाज पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? राजतंत्र का अंत हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, नागरिक अधिकारों का विस्तार हुआ, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आंदोलन हुआ, लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी। ठीक है, अब समाज पे तो ये प्रभाव पड़ा था। और समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा था? समाज जैसे चलता है, शक्ति, अधिकार, वर्ग, असमानता कैसे बनते हैं, इन प्रश्नों ने समाजशास्त्र के विकास को तेज किया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नोट्स लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, नोट्स लिख के याद करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद क्या आता है? पहले फ्रांसीसी क्रांति आई, उसके बाद आया था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वो कब आया था? 1760 से 1850 तक। तो इसमें क्या हुआ था? मशीनें, फैक्ट्रियाँ, रेलवे, भाप इंजन का प्रयोग हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। ठीक है, ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर बदला। ठीक है, अब इस चीज़ का समाज पे क्या वो हुआ कि मजदूरी मिली, जब मशीन आई मजदूरी मिली, उसका जन्म हुआ। धनी गरीबी वर्गों में अंतर आया, जो लोग अमीर थे जब गरीब काम न करने लग गए, है ना, फिर मैनेजर पोस्ट पे आ जाता है, फिर वो ऊंचे पोस्ट पे आ जाता है, तो वो भी अमीर होने लग गए, तो उनमें अंतर बढ़ा। भीड़ भाड़, प्रदूषण, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं। ठीक है, परिवार की संरचना में बदलाव आया। ठीक है, लोगों की सोच में आया। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की वृद्धि। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ का समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा? नई सामाजिक प्रश्न जन्मे, समाज क्यों बदल रहा है, वर्ग संघर्ष क्यों है, शहर में सामाजिक समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। ठीक है, ये राइटर हैं ऑगस्ट कॉमरेड, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, डर्कहाइम जैसे विचारकों ने इन समस्याओं का अध्ययन किया। यही आधुनिक समाजशास्त्र की नींव है। अच्छा, अब इस टॉपिक को हमने पढ़ लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि जो समाजशास्त्र था, तो समाज में तो चेंज आ रहा था यूरोप में, लेकिन समाजशास्त्र लाया कौन? मैंने सब बता दिया, लेकिन इस चैप्टर की सबसे मेन नींव तो मैंने बताई नहीं, कि समाजशास्त्र, ये सब चेंजेस वहाँ पे हो रहे थे। तो इन चेंजेस को जानने के लिए जो ये नीचे राइटर दिए गए हैं, ये लाए थे समाजशास्त्र। वहाँ की सोसाइटी समाजशास्त्र नहीं लाई थी। समाजशास्त्र, सोसाइटी में तो सिर्फ चेंजेस हो रहे थे, समाजशास्त्र यही राइटर लाए थे जो नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही था।
अब कुछ नहीं है, एंड हो गया। ठीक है, चलो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। सेकंड टॉपिक मैं शाम तक करा दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, शायद 24 का है 25 का है। मैं एक ही बुक पढ़ा पाऊँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगी। एक दिन में 2 चैप्टर करूँगी तो हो जाएगा। देखती हूँ अगर मैं 16 करा पाऊँ तो, मेरे पास टाइम हो तो।